अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। सिकंदर सुल्तान राजा साहब इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और आज मैं क्योंकि इस वक्त शराज में हूं, उनका मुझे फ़ोन आया और उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ कुछ इंकशाफात किए जो मैं आज के वीलाग में आपके सामने रखूंगा। एक तो उन्होंने उमर अयूब साहब का जवाब दिया, जो उन्होंने उमर अयूब साहब ने क्लेम किया था कि इन्हें कनाडा के अंदर सफ़ीर बना के भेजा जा रहा है और ये मुल्क से फरार हो रहे हैं, तो इसका जवाब उन्होंने दिया। फिर उन्होंने उमर अयूब साहब के साथ अपनी एक टेलीफोन कन्वर्सेशन जो उनकी पुरानी थी उसका जिक्र किया। फिर उन्होंने ये बताया कि उमर अताब बंदियाल साहब के दौर में क्या होता रहा, फिर हमजा शहबाज साहब को किस तरह कंट्रोल किया गया। फिर उन्होंने ये बताया कि उनके ऊपर बाकायदा उन्हें यह बताया गया था कि आपके ऊपर कातलाना हमला हो सकता है, आपकी जान को खतरा है और आपको क्या क्या करना चाहिए और उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। फिर उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान साहब के साथ इनकी नाराजगी स्टार्ट कैसे हुई थी और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो इनको मखसूस सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल रही उसकी बुनियादी वजह क्या है। बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने चीजें बताई जो हम आज के वीलाग में आपके साथ शेयर करेंगे। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ज़ाहिर है पुराने ब्यूरोक्रेट हैं और डीएमजी ऑफिसर हैं और ये सेक्रेटरी लेवल पे रिटायर होने के बाद ये 2020 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे और उसके बाद मेरी इनके साथ एक मुलाकात भी हुई थी। जब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने तो बड़ी डिटेल के साथ मुलाकात हुई थी जिसपे हम बात नहीं कर सके सरदस्त। लेकिन कल मैंने एक वीलाग किया जिसके अंदर मैंने इंकशाफ किया कि उमर अयूब साहब का क्लेम है कि ये कनाडा गवर्नमेंट इनको एम्बेसडर बना के भिजवा रही है और ये मुल्क से फरार होना चाहते हैं, तो उस पर उनका रिस्पांस आया। राय साहब का ये कहना था कि मैं रशिया में हूँ, इस वक्त मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ और मुझे पता चला कि आप भी ईरान हैं और आप भी पाकिस्तान में नहीं हैं, तो फिर मैंने सोचा कि आपको फ़ोन करके पूरी डिटेल बता देता हूँ। पहले तो उन्होंने मेरे साथ गिला किया कि आपको कम अज़ कम उमर अयूब साहब की बात पे यकीन नहीं करना चाहिए था क्योंकि आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं और आपके साथ मेरी मुलाकात भी हुई है और आपको पता है कि मैं डरने वाला, भागने वाला, घबराने वाला नहीं हूं। तो मेरे साथ उनका गिला था। ज़ाहिर है मैंने उनसे कहा जी कि मेरा क्योंकि आपसे रब्ता नहीं था तो इसलिए मैं आपका वर्जन नहीं ले सका, लेकिन क्योंकि उमर अयूब साहब ने क्लेम किया था तो उस बुनियाद पर मैंने ये कहा कि शायद आप मुल्क से फरार होने लगे। तो उनका ये कहना है कि पहली बात तो ये है कि मुझे गवर्नमेंट ने किसी किस्म की सफारत की, ना तो उन्होंने मुझे कोई ऑफर की है और ना ही मैं कुछ सफारत ले रहा हूं, और अगर मुझे ऑफर की गई तो मैं माजरत कर लूंगा। दूसरा उनका ये कहना था कि मैं रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान के अंदर रहूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। ये जो जिन लोगों का ख्याल ये है कि शायद मैं मुल्क से बाहर चला जाऊंगा, अपने बच्चे उनको लेके चला जाऊंगा, अपनी बेगम साहबा को लेकर मुल्क से बाहर चला जाऊंगा, उन सबको ये गलत फहमी खत्म कर लेनी चाहिए। मैं यहीं पे हूं, मैंने यहीं पे रहना है और मैंने इन सब का मुकाबला भी करना है। उनका ये कहना था कि मुझे इससे पहले भी बेतहाशा गालियां भी दी गई, मुझे धमकियां भी दी गई, मुझे सोशल मीडिया के ऊपर मेरे खिलाफ कंपेन भी की गई और मुझे हर तरह डैमेज करने की कोशिश की गई। लेकिन ना मैं उस वक्त घबराया हूं, ना मैं इस वक्त घबरा रहा हूं और ना मैं फ्यूचर में घबराऊंगा। बल्कि हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनका मुकाबला ना कर सके, लेकिन मैं डट के इनका मुकाबला करूंगा क्योंकि इनको मेरा अंदाजा ही नहीं है कि मैं किस हद तक मेरे अंदर कुव्वत बर्दाश्त और मैं किस तरह मुश्किल तरीन हालात का मुकाबला कर सकता हूं। तो उनका यह कहना था कि ना मैं सफारत ले रहा हूं, ना मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूं और ना मैं को घबराऊंगा, बल्कि रिटायरमेंट के बाद यही रहूंगा और जिसको जो शौक है वो अपना पूरा कर ले। उमर अयूब साहब के बारे में उनका ये कहना था कि 2018 में जब इलेक्शन हो रहा था तो उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उमर अयूब साहब के हल्के के अंदर गैस पाइपलाइंस बिछाने का ऐलान कर दिया था और वहां पे गैस के उन्होंने पाइप्स भी वहां पे रखवा दिए थे, जिसपे उमर अयूब साहब ने मुझे फोन करके कहा था कि ये लोग मेरे हल्के को खराब कर रहे हैं और यहां से मेरे वोटर को तोड़ रहे हैं, तो आप मेहरबानी करके ये बंद करवाएं। मैं उस वक्त सेक्रेटरी पेट्रोलियम था और मैंने इमीडिएटली अपने अमले से कहा कि वहां सारे के सारे पाइप उठाए जाएं। मैं अपनी वजारत को किसी भी तरह किसी के खिलाफ या किसी के हक में इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। तो उसके बाद वहां से पाइप उठाए गए और उस पे उमर अयूब साहब ने मुझे फोन करके शुक्रिया भी अदा किया और साथ ये भी कहा कि मैं अनकरीब आपके पास शुक्रिया के लिए खुद हाजिर होऊंगा। लेकिन जाहिर है उसके बाद वो नहीं आ सके, लेकिन मुझे इस चीज का गिला भी नहीं। उनका ये कहना था कि तहम उन्होंने ये बड़ी ज्यादती की कि वो उन्होंने मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा दिया कि मैं कुछ सफारत कबूल करके मुल्क से बाहर जा रहा हूं, जिसका मुझे बड़ा दुख है। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जब वो इलेक्शन कमिश्नर बने तो उसके बाद इमरान खान साहब के साथ जो उनका पहला नाराजगी का बाइस बना वो एक वाकया था जो सेनेट के अंदर इलेक्शन हो रहे थे
तो उस वक्त इमरान खान साहब की कोशिश थी कि हम सेनेट के इलेक्शन को ओपन कर दें, जबकि वो सीक्रेट बैलेट के साथ था। और हमने कानून और आइन के मुताबिक फैसला किया कि जो आइन कहता है, जो कानून कहता है, हम उसके मुताबिक चलेंगे। लेकिन राज साहब का कहना था कि फिर वहां पे एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ कि हम तो खामोशी से अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक चल रहे थे, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमें बुला लिया। उस वक्त जस्टिस गुलजार साहब चीफ जस्टिस थे और हमें उन्होंने कॉल कर लिया। जब उन्होंने कॉल किया और हमसे पूछा कि आपकी क्या राय है, तो हमने कानून और आइन के मुताबिक राय दे दी, जिसपे प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े डिस्टर्ब हुए और प्राइम मिनिस्टर साहब ने आजम खान से कहा और आजम खान साहब ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को फोन किया। उस वक्त सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशनर अख्तर नजीर चौधरी साहब थे। तो आजम खान साहब ने उन्हें फोन करके कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, और उनका ये कहना है कि हमारा इलेक्शन कमिश्नर और हमारा इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ कैसे जा सकता है। तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं और उन्होंने एक मैसेज दिया इलेक्शन कमिश्नर के लिए, और आपको वो मैसेज इलेक्शन कमिश्नर साहब को भिजवाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। तो उस पर जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने कहा सर क्या मैसेज है। तो आजम खान साहब ने उन्हें कहा कि वज़ीर साहब का मैसेज ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ना जाएं और ना ही वो हमारे डिसीजन के खिलाफ कोई वकील करें, और अगर उन्होंने कोई वकील किया तो फिर उनके साथ हमारी नाराजगी शुरू हो जाएगी। तो आपने इलेक्शन कमिश्नर्स को यह कहना है कि फौरी तौर पे ना तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना वकील पेश करें और ना ही हमारा जो वर्जन है उसके खिलाफ किसी किस्म की गुफ्तगू करें। तो सेक्रेटरी ने कहा जी मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं मना कर सकता, अगर आपने कोई मैसेज देना है तो डायरेक्ट उनको ये मैसेज दें। लेकिन जाहिर है मुझे डायरेक्ट मैसेज उन्होंने नहीं दिया, और उसके बाद जब केस चला तो फिर हमने अपना पूरा वर्जन वहां पे दिया और हमने चीफ जस्टिस साहब को कहा कि हम इसे फौरी तौर पे सीक्रेट बेल्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, अगर ये करना चाहते हैं तो ये कानून में तब्दीली कर लें। जो जाहिर हुकूमत ने उस वक्त तब्दील नहीं किया, और इस बात पे इमरान खान साहब के साथ मेरे पहले इख्तलाफात पैदा हुए थे और ये इख्तलाफात फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले गए। राइस साहब का कहना था इमरान खान के दौर में ही मेरे ऊपर कातलाना हमले की बाकायदा एक साजिश की गई और मुझे ये बताया गया कि टॉप के 3 जो लोग हैं वो इस साजिश में शरीक हैं और आपको एहतियात करनी चाहिए। बल्कि मुझे ये बताया गया कि आपने इस्लामाबाद से लाहौर बाई रोड नहीं जाना क्योंकि रास्ते में कुछ भी हो सकता है, आपने हमेशा बाई एयर सफर करना है, और अगर आपके पास फ्लाइट अवेलेबल ना हो तो आप खसूसी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जहाज मांग सकते हैं और उस जहाज पे आप सफर किया करें। साथ मुझे ये कहा गया कि आपने बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल करनी है, जो मैं लेने के लिए तैयार नहीं था। फिर साथ ही मेरी फैमिली के लिए फौरी तौर पर रेंजर्स का बंदोबस्त कर दिया गया और यह कहा गया कि आपकी फैमिली रेंजर्स की सिक्योरिटी के बगैर बाहर नहीं निकलेगी। फिर मेरी बेगम साहबा जो खुद सरकारी मुलाजिम है, उनकी सिक्योरिटी के लिए भी रेंजर्स का बंदोबस्त कर दिया गया और हमें बाकायदा ये बताया गया कि आपके ऊपर हमला हो सकता है। लेकिन मैंने फिर सिक्योरिटी वापस कर दी और मैंने अपनी फैमिली की सिक्योरिटी भी नहीं ली और बेगम साहबा की सिक्योरिटी भी हमने वापस कर दी। और फिर मुझे बाकायदा एक सबूत दिया गया जिसके मुताबिक मेरे ऊपर वाकई कातलाना हमले का खतरा था, लिहाजा फिर मैंने बुलेट प्रूफ गाड़ी लेने पर मजबूर हो गया और उसके बाद सिर्फ बुलेट प्रूफ गाड़ी रखी, सिक्योरिटी मैंने नहीं ली और ना अपनी फैमिली के लिए ली। तो मैं उस वक्त जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और मेरे सिक्योरिटी थ्रेट्स थी तो मैं उस वक्त नहीं घबराया, तो मैं आज क्यों घबराऊंगा या मैं टेन्योर खत्म होने के बाद क्यों घबराऊंगा। तो उनका ये कहना था कि ये आप सोचना बंद कर दें कि मैं कोई घबरा जाऊंगा या यहां से चला जाऊंगा। तो ना मैं जाऊंगा और ना ही मैं किसी और मुल्क में पनाह लूंगा, मैं यहीं पर रहूंगा और अगर किसी को मेरे साथ को बदला लेना चाहता है कोई तो आ जाए। और ये याद रखे कि मैं घबराने वाला, पीछे हटने वाला बिल्कुल नहीं हूं। और फिर उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में कुछ और चीजें भी बताई, कुछ उन्होंने सवाल भी उठाए। उनका ये कहना था कि जब हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर बने थे पंजाब के, उस वक्त 20 इलेक्शंस हुए थे और उन 20 जिमनी इलेक्शंस में से 16 इलेक्शंस इमरान खान साहब की पार्टी ने जीते थे। अगर हमने उस वक्त काम नहीं किया था तो ये 16 सीटें फिर इमरान खान साहब कैसे हासिल कर सकते थे, क्योंकि हमजा शहबाज साहब तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। और अगर चीफ मिनिस्टर चाहते या कोशिश करते या उनका बस चलता तो इमरान खान साहब एक भी सीट नहीं निकाल सकते थे। और इस चीज के एनी शायद उमर अताब बंदियाल साहब हैं। उमर अताब बंदियाल साहब इस सारे मामले में पिक्चर में थे और वो बार बार मुझे बुला के पूछते थे, मुझसे रब्ता करते थे और ये कहते थे कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री होना चाहिए। और हमने उनको यकीन दिलवाया था कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो गए और इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी किस्म का कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगी, ना हमजा शहबाज साहब किसी जगह पे जाके कोई कार्रवाई कर सकेंगे। बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि एक रात में जल्दी सो गया था, जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब की 100 के करीब कॉलें आई हुई हैं, मिस कॉल्स बहुत ज्यादा है। तो मैंने इमीडिएटली उनको फोन किया और उनसे माजरत की कि मैं जल्दी सो गया था इसलिए आपकी कॉल नहीं ले सका।
तो उसमें उन्होंने कहा कि मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि साउथ पंजाब की एक सीट के ऊपर हमजा शहबाज साहब ने बाकायदा धांधली करने का एक पूरा मैकेनिज्म बना रखा है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप फौरी तौर पे उसके